हाय आयुर्वाणी में मैं हूँ आरजे धुन आपके साथ और मेरे साथ है फॉर्मर वाइस चांसलर उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुनील कुमार जोशी जी। वेलकम टू ओहो रेडियो एंड आयुर्वाणी सर। हाँ नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल यही कि आयुर्वेद में आपका इंटरेस्ट किस तरह से डेवलप हुआ और अभी तक की आपकी जर्नी कैसी रही है? ये बहुत आयुर्वेद में समझिए आप, मैं 1976 में हम लोगों ने एडमिशन लिया। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU वाराणसी से किया और उसके बाद निरंतर राजकीय सेवाओं में अपना योगदान दिया और इसी ढंग से हम लोग मेडिकल अफसर, लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, डीन, डायरेक्टर, वाइस चांसलर तक का ये सफ़र मेरा रहा है। और इसी में हम लोगों ने पूरे जो एक चिकित्सक के रूप में, एक रिसर्चर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में हम लोगों को ये सौभाग्य मिला कि हम लोग इस आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य कर सके जी। और जब भी हम लोग बात करते हैं आयुर्वेदा की, तो एक बहुत ही वास्ट फील्ड है और हम लोग अपने शरीर से रिलेटेड या फिर माइंड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आयुर्वेद के पास इसके सॉल्यूशंस हमेशा रहते हैं। और जब भी हम बात करते हैं, जैसे आज का जो टाइम चल रहा है, इसमें स्ट्रेस लोगों को बहुत ज़्यादा है। इस समय पे आता है मर्म चिकित्सा का नाम, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मर्म चिकित्सा विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और यदि हम ये कहें कि ये भविष्य की चिकित्सा पद्धति भी है और यदि सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को सिद्ध करना है तो बिना किसी अतिरिक्त संसाधनों के हम मर्म चिकित्सा के माध्यम से ये पूरा का पूरा जो प्रकल्प है, ये जो संकल्पना है, इसको पूरा किया जा सकता है। मर्म चिकित्सा के विषय में मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये एक आयुर्वेद का हिस्सा नहीं रही है। यदि हम आयुर्वेद में आप मर्म चिकित्सा के मूल ग्रंथों को, आयुर्वेद के मूल ग्रंथों को देखें और उसमें यदि मर्म चिकित्सा का कोई विषय टटोलना चाहें तो शायद आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व हम लोगों ने इस पर कार्य करना शुरू किया और देखा कि जो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि शरीर के वो हिस्से जो प्राण की ऊर्जा का केंद्र होते हैं और जिन पर चोट लगने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, उन पर यदि हम चिकित्सा करते हैं, कुछ विशेष उपचार करते हैं तो उससे आश्चर्यजनक परिणाम होते हैं। और तो उससे ये शोध का कार्य हमारा प्रारंभ हुआ और 1991 से निरंतर इस पर जब हम लोगों ने शोध किया और आज ये पूरे विश्व में चिकित्सा पद्धति के रूप में हम लोग इसको स्थापित कर पाए हैं। और ये मैं समझता हूँ कि भविष्य की जितनी भी हमारी चिकित्सकीय आवश्यकताएं या वर्तमान की चिकित्सकीय आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने में हम मर्म चिकित्सा का एक बहुत बड़ा योगदान इसमें हो सकता है। जी, हमारे शरीर में बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि जब मार्मिक थेरेपी दी जाती है लोगों को तो उनके ऊपर फोकस किया जाता है। सबसे पहले तो क्या कोई आसान टर्म है इन पॉइंट्स के लिए जिससे कि लोग बेटर समझ सकते हैं इन पॉइंट्स को अपने शरीर के? देखिए, मर्म का मतलब होता है प्राण, मर्म का मतलब होता है किसी चीज़ का जीस्ट, मर्म का मतलब होता है जो उसकी वाइटलिटी। मर्म को बहुत अच्छे संदर्भ में देखा जा सकता है, लेकिन एक जो शाब्दिक अर्थ है कि मर्म का मतलब होता है वो स्थान जिस पर चोट लगती है तो व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो आप लोगों ने बहुत सारे, मैं उदाहरण आपको देख के समझाना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा था और तीर लगने से उनकी मृत्यु हुई। तो इसका मतलब क्या है, वो एक ऐसा स्थान था जहाँ पर चोट लगने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसी ढंग से रावण की नाभि पर तीर लगा था, उसकी मृत्यु हुई थी। और यदि जीसस क्राइस्ट की बात करें तो उनके हाथ और पैर के, जो आपने देखा होगा कि नेलिंग की जाती है, क्रूसिफिकेशन किया गया, तो आप उनके 4 जगह पे एक तरह से चोट लगने से उनकी मृत्यु हुई। तो ये जीवन के लिए बहुत ज़रूरी एक तरह से बिंदु होते हैं जो हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। लेकिन यदि इन पर चोट लगती है तो इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इनको मर्म कहा जाता है। एक सामान्य परिभाषा जो शब्द में कही गई है, मार्यन्ति इति मर्माणि, मतलब जिन पर चोट लगती है तो व्यक्ति की मृत्यु होती है। लेकिन जब हम लोगों ने शोध करके देखा तो हम लोगों ने देखा कि मृत्युंजयति मर्माणि, मतलब इनके माध्यम से हम जितनी भी बीमारियां हैं, मृत्यु के जैसा कष्ट देने वाली बीमारियों को भी हम इनके माध्यम से ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारी यात्रा जो है मार्यन्ति मर्माणि से मृत्युंजयति मर्माणि तक की है और ये एक बहुत बड़ा स्कोप है। पूरे मेडिकल साइंस का सिनेरियो को चेंज किया जा सकता है मर्म चिकित्सा के माध्यम से। इनफैक्ट अगर इसे पूरी तरह से चिकित्सा को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो इंटरनेशनल लेवल पर ज़रूर हम पहुंचाना चाहेंगे मर्म चिकित्सा को। तो किस तरह से हम ऐसा कर सकते हैं और क्या कंट्रीब्यूशन अभी तक रहा है इंटरनेशनल लेवल पर इस प्रैक्टिस का? देखिए, यदि आप चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा 2 तरह की होती है। एक फार्मोकोपियल वे ऑफ हीलिंग होता है, एक नॉन फार्मोकोपियल वे ऑफ हीलिंग होता है। मतलब जिसमें चिकित्सा पद्धति ऐसी होती है जिसमें हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, जिसमें हम कोई ना कोई दवाई खिलाते हैं
लेकिन कुछ ऐसी चिकित्सा पद्धतियां जिसमें कि किसी औषधि की ज़रूरत नहीं होती, हम किसी मैनिपुलेशन से, किसी टेक्निक से रोग को ठीक करते हैं, जिसमें योग सबसे महत्वपूर्ण है। योग की चिकित्सा पद्धतियाँ जो कि आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, षटकर्मों के माध्यम से हम चिकित्सा करते हैं। ऐसे ही मर्म चिकित्सा है कि मर्मों के उत्प्रेरण से शरीर में 107 मर्म स्थान होते हैं और उन मर्म बिंदुओं को हम एक विशेष तकनीक से स्टिमुलेट करते हैं और उनके माध्यम से हम रोग निवारण करते हैं। तो इसको हम जो नॉन फार्माकोपियल वे ऑफ हीलिंग कहते हैं। जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या हमारे देश में एक धारणा है कि हम कोई भी बीमारी होती है तो हम आज बीमारी की बात करते हैं और बीमारी को ठीक करने की बात करते हैं। लेकिन जब हम आरोग्य की बात करते हैं तो आरोग्य का एक दूसरा एक सिस्टम होता है। तो ये इलनेस से वेलनेस की यात्रा है। हम इलनेस की बात नहीं कर रहे, हम वेलनेस की बात कर रहे हैं। तो जब हम वेलनेस की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें खर्च भी कम होता है, संसाधन भी कम होते हैं और उसके परिणाम भी और अच्छे होते हैं। बीमार होने से पहले हम अपने को स्वस्थ रखें और यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो कैसे उसको ठीक किया जाए, ये सबसे बड़ा हम लोगों का उद्देश्य होता है। और यही आयुर्वेद का उद्देश्य है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा, और जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। मर्म चिकित्सा के सापेक्ष यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर को देखें, देखिए आज जो सिनेरियो है पूरे विश्व में, जो आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति है वो हमारे जो एक आम व्यक्ति के मन में धारणा है कि आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति तुरंत काम नहीं करती। ये कहा जाता है कि यदि कोई बीमारी बहुत पुरानी है तो उसमें चलिए पहले एलोपैथिक दवाई कर कीजिए और यदि उससे ठीक नहीं होता तो चलिए पुरानी बीमारी है तो आयुर्वेद की औषधि करनी चाहिए। दूसरी एक परसेप्शन है, आयुर्वेद में कोई पेन मैनेजमेंट नहीं है और इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट के लिए हमें कोई ना कोई एलोपैथिक औषधि का सेवन करना होता है। लेकिन मर्म चिकित्सा के एक तरह से जो इन्वेंट है उसके बाद इंस्टेंट मैनेजमेंट ऑफ पेन भी है और इंस्टेंट मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी भी है। इमरजेंसी के मैनेजमेंट के लिए भी यही कहा जाता है कि आयुर्वेद में कोई इंस्टेंट जो एक कोई इमरजेंसी होती है तो हमें एलोपैथिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि हम मर्म चिकित्सा का संदर्भ ग्रहण करें तो इनसे इमरजेंसी का मैनेजमेंट भी होता है। देखिए इमरजेंसी को मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इमरजेंसी होती क्या है। जब भी हम ये कहते हैं कि किसी एलोपैथिक साइंस से या एलोपैथिक माध्यम से हम लोग इमरजेंसी को मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट देखिए इमरजेंसी जब भी होती है तो खेत में होती है, खलिहान में होती है, कहीं दूरस्थ होती है, गांव में होती है। विशेष रूप से उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पता नहीं हमारे गांव कितनी दूर दूर है और जब तक हम लोग चिकित्सालय में पहुंचते हैं तो कई घंटे और मैं समझता हूँ कई दिन के बाद भी हम लोग चिकित्सा के लिए वहाँ पहुँचते हैं। तो जो पोस्ट इमरजेंसी मैनेजमेंट है वो ये एलोपैथिक चिकित्सा के द्वारा होता है। देखिए मैनेजमेंट जो इमरजेंसी का होता है वो ऐसे समझ सकते हैं, यदि कहीं किसी जगह पे आग लग गई है और आग लग गई है, आपने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, वो 3 घंटे के बाद आई, 10 कमरे का मकान है, उसमें से 6 जल गए और 4 को आपने फायर ब्रिगेड से बचा लिया, तो वो इमरजेंसी का मैनेजमेंट नहीं है। वो तो आपने क्या किया कि पोस्ट जो मैनेजमेंट जो इमरजेंसी की मैनेजमेंट है उसको उसके बाद के उसको किया। इमरजेंसी मैनेजमेंट उसको कहते हैं कि यदि किसी को कोई तकलीफ होती है या आग लगती है तुरंत हम उसको बुझा दें और उससे कोई नुकसान ना हो तो उसको इमरजेंसी मैनेजमेंट कहते हैं। तो ऐसा इमरजेंसी मैनेजमेंट आयुर्वेद के माध्यम से और मर्म चिकित्सा के माध्यम से हो सकता है कि हम इंस्टेंट कुछ विशेष बिंदु हैं शरीर के जिनको हम दबा के या स्टिमुलेट करके उस समय उस बीमारी को तुरंत रोक सकते हैं। तो ये इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट भी है और पेन का मैनेजमेंट भी है मर्म चिकित्सा के माध्यम से। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और व्यक्ति की जो हमारे एक आम व्यक्ति की धारणा है उसको बदलने में सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो एक चीज़ कही जाती है, देखिए पूरे विश्व में मैं समझता हूँ कि बहुत थोड़े से देश हैं जहाँ आयुर्वेद को एक चिकित्सा के रूप में मान्यता है। यहाँ की सारी दवाइयाँ फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ की जाती हैं और वहाँ आयुर्वेद की चिकित्सा नहीं की। अमेरिका में, पूरे यूरोप में कहीं भी आप आयुर्वेद के नाम से चिकित्सा नहीं कर सकते और वहाँ उसकी अनुमति नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि देखिए आयुर्वेद का जो एक फार्माकोपिया या आयुर्वेद का एक पूरा कलेवर है, एक बहुत बड़ा है। मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा जो फार्माकोपिया है वो आयुर्वेद में हजारों दवाइयाँ हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, पूरा सर्जिकल एक तरह से पूरा प्रोटोकॉल है और बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद में है। लेकिन ऐसा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो समझती हैं कि यदि किसी को इसकी एक बार सारी की सारी उपयोगिता पता चल जाएगी तो मैं समझता हूँ कि उनके अस्तित्व पे खतरा हो सकता है, इसलिए वो उसको स्वीकार नहीं करते। तो क्या है उनका एक दूसरा कहना कि जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती हैं उसमें हैवी मेटल्स होते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए घातक होती हैं, जो कि एक गलत तरह की एक उनकी सोच है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 2 तरह की चिकित्सा पद्धतियाँ होती हैं। एक फार्माकोपियल वे होता है जिसमें हम चिकित्सा के लिए कुछ औषधियों का इस्तेमाल करते हैं,
दूसरा नॉन फार्माकोपियल वे है जिसमें हम चिकित्सा के लिए किसी दवाई का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हमें आयुर्वेद को प्रचलित करना है, प्रसारित करना है, तो हमें मर्म चिकित्सा को आगे रखना पड़ेगा। हम तो कहते हैं कि मर्म चिकित्सा का इंजन लगा के जो आयुर्वेद की गाड़ी है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजी जा सकती है, क्योंकि इसमें हम किसी औषधि का इस्तेमाल नहीं करते और उसके परिणाम भी तुरंत होते हैं, इंस्टेंट होते हैं। यदि किसी को कमर में दर्द हो रहा है, घुटने में बहुत सारी पीड़ा है, इंस्टेंट यदि हम उसको स्टिमुलेट करते हैं तो 1-2 मिनट में ही उसका दर्द खत्म हो जाता है। ऐसे हजारों बीमारियां हैं जिसमें हम लोग मर्म चिकित्सा का उपयोग करते हैं और तुरंत उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। तो मैं समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि आयुर्वेद को प्रचारित करना है तो मर्म चिकित्सा के सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। और मर्म चिकित्सा के जो प्रभाव हैं उसको देखकर पूरे वैज्ञानिकों की, चाहे वो हमारे जो काउंटर पार्ट के डॉक्टर्स हैं, उनकी भी मानसिकता को बदलना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि इसके परिणाम कितने फ़ायदेमंद है और कैसे हम सफरिंग ह्यूमैनिटी की सेवा जो है मर्म चिकित्सा के माध्यम से कर सकते हैं। जब हम फ़ायदे की बात करते हैं तो आजकल सोशल मीडिया का टाइम है और हमें बहुत सारी रील्स दिखाई देती हैं जिसमें लोगों को स्पेसिफिक प्रेशर पॉइंट्स के बारे में बताया जाता है कि आप इस प्रेशर पॉइंट को इतने टाइम तक मसाज कीजिए, उससे आपका माइग्रेन का जो दर्द है उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा या किसी और तरह की जो आपकी बॉडीली फंक्शंस हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है किस हद तक वो एक्यूरेट हैं और क्या वो लोगों को फॉलो करना चाहिए? देखिए, जब भी हम ये इन पॉइंट्स की बात करते हैं तो बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ जो कि ओरिएंटल मेडिकल साइंस के अंतर्गत आती हैं, जिसको साउथ ईस्ट एशिया में जो लगभग प्रचलित हैं, जिसमें एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, अनमा है, मॉक्सीबस्टन है, सेस्तु है, कैंपू है, बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ जो स्थानीय स्तर पर होती हैं, लेकिन उनमें कोई सामंजस्य नहीं है। उसमें बहुत सारे एक तरह से वेरिएशन है और उनकी कोई ना कोई स्पेसिफिक टेक्निक है, ना कोई उसके पीछे कोई साइंटिफिक एक तरह से कोई एक एटीट्यूड है। लेकिन मर्म चिकित्सा के विषय में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सुश्रुत संहिता है, जो भारत की क्या विश्व की आप सबसे जो महत्वपूर्ण शल्य चिकित्सा की किताब है, सर्जरी का टेक्स्ट है, उसमें महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि हमारे शरीर में 107 मर्म बिंदु होते हैं और इन पर चोट लगने से ये स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। उन्होंने सब चीज़ डिफाइन किया है और उसकी लोकेशन भी एक मोटी लोकेशन भी बताई है, लेकिन उसके चिकित्सा में कहीं उपयोग नहीं है। लेकिन जब हम लोगों ने ये देखा कि यदि किसी चीज़ पे, उसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। जैसे ये माइक है और माइक का जो ऑन ऑफ का बटन है, आप यदि कहें कि इस ऑन ऑफ के बटन को यदि इसमें कोई खराबी आएगी तो इसका आवाज़ आनी इसमें बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि यदि हम उसको ठीक करेंगे तो उसमें आवाज़ वापस आनी चाहिए ना। तो यही हम लोगों ने रिट्रोग्रेड चिकित्सा पद्धति के रूप में इसको अपनाया और देखा कि जिन जो सिम्टम्स उन्होंने लिखे हैं उन सिम्टम्स में हमने उस स्पेसिफिक मर्मा पॉइंट को स्टिमुलेट करना शुरू किया और देखा कि बहुत सारे इसके आश्चर्यजनक परिणाम हमको मिले। और जिस ढंग से पूरा जब हम लोगों ने निरंतर इस पर 20-25 वर्ष तक रिसर्च की तो देखा कि इसके पीछे तो वो एक पूरा विज्ञान हमारे सामने खड़ा है और हम समझ सकते हैं कि ये ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि आज के संदर्भ में जितने भी नई बीमारियां जो हो रही हैं जिनका आप नाम नहीं दे सकते, आज एक तरह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ऐसे हैं, आप दिन भर जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, आप दिन भर बैठे रहते हैं, ऐसे कमर का दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है और नी रिप्लेसमेंट के लिए आज बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई घुटने खराब हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों का यदि एकमात्र उत्तर है तो मर्म चिकित्सा है। तो मर्म चिकित्सा के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ों को, जो सफरिंग ह्यूमैनिटी है उसको आप बहुत सारा रिलीफ मर्म चिकित्सा के माध्यम से दे सकते हैं। तो क्या लोग खुद को ट्रीट कर सकते हैं? क्या लोग जान सकते हैं इस चीज़ के बारे में और अपने ऊपर इस साइंस को, इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं या फिर हमेशा आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत रहती है? देखिए, जब भी हम मर्म चिकित्सा की बात करते हैं तो हम लोगों ने इसको लगभग 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो इसको हम कहते हैं स्वमर्म चिकित्सा या सेल्फ मर्मा थेरेपी। दूसरी चीज़ कहिए हमने इसको कि भाई ये थेरेपेटिक मर्मा थेरेपी या जिसको हम कहते हैं कि प्रॉपर मर्मा थेरेपी की जो एक चिकित्सक के द्वारा दी जाती है। और तीसरी है एक फॉलोअप मर्मा थेरेपी। तो सेल्फ मर्मा थेरेपी का मतलब होता है कि हम अपने मर्म बिंदुओं की स्थिति को जानें और उसको स्टिमुलेट करके हम अपने को स्वस्थ भी रख सकें और यदि हमें कोई तकलीफ होती है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये एक इसको सेल्फ मर्मा थेरेपी होती है और इसको आप समझ सकते हैं कि इसको यदि हम रोज करते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश में लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं। मैं नहीं समझता कि उसमें मुश्किल से 10% लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से कोई भी योगाभ्यास करते हैं, जिम जाते हैं, जो कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। और मैं समझता हूँ कि रिमेनिंग जो है कोई कुछ काम नहीं करता है ऐसा कोई, क्योंकि उसमें 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं कि या तो उसके पास समय नहीं होता है
है ना, या उसके पास कोई इंडिकेशन नहीं कि यदि हम उससे कहें कि भाई आपको 8 किलोमीटर वॉक करना है, तो हो सकता है उसके नीज में प्रॉब्लम हो, कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो चल सके, ऐसी चीज़ें होती हैं। तीसरी चीज़ है उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। यदि हम योग के अभ्यास की बात करें तो बिना किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस के वो कर नहीं सकता। और कई बार क्या होता है कि कंट्रा इंडिकेशन होता है। जैसे हम ये कहें कि भाई किसी को हार्ट डिजीज़ है और उसका हार्ट का जो फंक्शन है वो बहुत काफ़ी डिटोरिएट है, अब हम उसको कहें कि भाई ये एक्सरसाइज करनी है, ऊपर नीचे चलना है या ट्रेडमिल पे चलना है, तो ये पॉसिबल नहीं, तो उसके लिए कंट्रा इंडिकेशन है। तो ऐसी ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि हमें रोकती हैं इन सारी चीज़ों से, जबकि मर्म चिकित्सा ऐसी होती है कि हम उसको अपने आप कर सकते हैं और अपने मर्म बिंदुओं को कर सकते हैं, या हम उसको दूसरे व्यक्ति को उसका फ़ायदा दे सकते हैं। योग और इसमें एक अंतर है। योग की एक्सरसाइज के लिए हम कहते हैं कि बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता, है ना। तो योग के यदि आपको परिणाम लेने हैं, योग के माध्यम से आपको परिणाम लेने, तो आपको योगाभ्यास करना पड़ेगा, ये समझ रहे हैं। लेकिन यदि आपको बिना मरे स्वर्ग देखना है तो क्या करना है, आप यदि मर्म चिकित्सा के माध्यम से उन बिंदुओं को उपचारित करते हैं जो योग के आसन के द्वारा स्टिमुलेट होते हैं, तो आप दूसरे को भी करा सकते हैं। तो एक बहुत इतनी सरल, इतनी सुंदर और इतनी वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है कि हम जो भी योगाभ्यास के जितने भी परिणाम हैं उनको हम किसी व्यक्ति को दे सकते हैं, किसी को दूसरे को करा सकते हैं। तो जैसे आप देखें कि यदि आप देखें कि वज्रासन हम लोग कहते हैं, वज्रासन में हम क्या करते हैं, पैरों को मोड़ के बैठते हैं। लेकिन यदि जिसमें कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या जिसके घुटने खराब है, तो यदि आप उससे कहें कि भाई आप वज्रासन कर सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि वज्रासन कर सकते हैं। लेकिन यदि हम वज्रासन करते समय जब हमारी एड़ियाँ, हमारे जो बटक्स हैं, उनका जो स्पेसिफिक पॉइंट है जिसको हम कटिक तरुण मर्म कहते हैं, उसको स्पर्श करती हैं, अब वो छू के मतलब बैठ तो नहीं सकता, तो लेकिन हमें उसकी लोकेशन पता है, तो हम उसको डायरेक्ट स्टिमुलेट करके उसके बेनिफिट को उसको दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब ये इतना बड़ा विज्ञान है कि जो योग और आयुर्वेद को एक तरह से संजीवनी प्रदान करता है, और ये एक तरह से उनको उसके एक स्पेक्ट्रम को बहुत ब्रॉड कर देता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने मर्म बिंदुओं को उपचारित करके हम अपने को स्वस्थ भी रख सकते हैं, अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और जितनी भी ये चिकित्सा के लिए है, वो किसी न किसी एक एक्सपर्ट के माध्यम से ही चिकित्सा होनी चाहिए, क्योंकि ये मर्म बिंदु प्राण की ऊर्जा का केंद्र होते हैं। यदि गलत ढंग से इसको उपचारित किया जाए तो इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे ढंग से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि इसके स्पेसिफिक मर्मा पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है, उसकी लोकेशन डेवलप की है, उसकी टेक्निक को डेवलप किया है, मिनिमल स्टिमुलस उसको दिया गया है, कितनी बार करना है, कितना प्रेशर देना है, उसका एक प्रोटोकॉल डेवलप किया है, और उस प्रोटोकॉल को फॉलो करके मिनिमल उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको कम करने की कोशिश की। और मैं समझता हूं कि एक फुल प्रूफ टेक्निक के रूप में मर्म चिकित्सा को आज हम लोग पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व के सामने रख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस प्रोटोकॉल को फॉलो करके हजारों जो हमारे चिकित्सक हैं वो आज पूरी देश दुनिया में मर्म चिकित्सा के माध्यम से रोगियों की सेवा कर रहे हैं। आम लोगों के अवेयरनेस के बारे में जब हम बात करते हैं, बिकॉज नाम भी अपने आप में, अभी आपने एक नाम बताया था कटिक तरुण मर्म आपने नाम बताया था, तो किसी भी आम इंसान के लिए शायद इन बातों को रिटेन करना भी उतना ही मुश्किल हो सकता है। तो क्या कोई आसान तरीका है जिससे कि लोगों को इन पॉइंट्स के बारे में पता चल सके, अवेयरनेस मिल सके इन पॉइंट्स के बारे में अपनी बॉडी के? देखिए, जब हम इसको समझते हैं तो ये संस्कृत निष्ठ जितने भी शब्द हैं ये अपने में पूरी परिभाषा है। कटी का मतलब समझते हैं, कटी कहते हैं कमर को। तरुण का मतलब समझते हैं किसको, कि जवानी। यदि हम अपने कमर को जवान रखना चाहते हैं तो हमें उस मर्म को स्टिमुलेट करना चाहिए। इसलिए यदि हम मूल रूप से यदि इन्हीं शब्दों को समझें तो ये ज़्यादा हमारे एक तरह सूचनाएं भी देते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसकी टेक्निक को बताते हैं, उसके बेनिफिट को बताते हैं। तो हमें उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसको ABCD भी हम कह सकते थे, 1 2 3 4 5 भी कह सकते थे, लेकिन उससे पूरी सूचना नहीं। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि अंग्रेजी में और इसमें क्या फ़र्क है। अंग्रेजी के शब्दों में यदि हम इसको कुछ कहना चाहें, जैसे आप एक सामान्य शब्द है आंटी कहते हैं ना, तो किसके लिए है? वो बुआ के लिए भी है, चाची के लिए भी है, मामी के लिए भी है, कई शब्द, ताई के लिए भी है। लेकिन उसमें कोई परिभाषा नहीं होती। वो किसी हम बाहर की पड़ोसन के लिए, मतलब किसी भी रिलेशन के लिए हम आंटी कह सकते हैं। लेकिन जब हम बुआ कहते हैं तो एक स्पेसिफिक हमें एक रिश्ते का बोध होता है, मामी के लिए, चाची के लिए। ऐसे ही जितने भी संस्कृत निष्ठ शब्द हैं उनकी वो परिभाषा है पूरी, उनसे उसकी टेक्निक पता चलती है, उसके बेनिफिट पता चलते हैं। तो इसलिए एक आम व्यक्ति को भी कुछ गिने चुने मर्म स्थान है। ऐसा नहीं है कि 107 मर्म है तो सारे के सारे समझने जरूरी हैं, क्योंकि एक एक मर्म जो है, 4-4 मर्म एक एक नाम से जाना जाता है। 4 मर्म है, जैसे हम कहते हैं कि हाथ के तले पर यहाँ एक मर्म स्थान होता है,
और ये इतना महत्वपूर्ण मर्म स्थान होता है जिसको हम तल हृदय कहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण के पैर में चोट लगी थी, यहीं पे तीर लगा था पैर में, पैर के इस हिस्से पे लगा था, तो उसमें उनकी मृत्यु हुई थी। तो और ऐसे ही ये जीसस क्राइस्ट के हाथ और पैर के तले पे कील ठोकी गई थी। तो इसको हम कहते हैं तल हृदय। तल किसको कहते हैं? हाथ के तल को तल कहते हैं। हृदय किसको? हार्ट को कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा बिंदु हमारे हाथ और पैरों के तले में होता है जिसकी प्रॉपर्टी जो होती है हृदय को के सदृश होती है, और जो हार्ट के फंक्शंस को स्टिमुलेट भी कर सकता है, उसको रेगुलेट भी कर सकता है, और उसको एक तरह से पोटेंशिएट भी कर सकता है। तो कितना सरल है तल हृदय समझना, एक बार समझना ही तो है। जब तक हम अपने मूल शब्दों को मूल रूप से नहीं समझेंगे तब तक उसका अर्थ या उसकी चिकित्सा का वो नहीं। देखिए, जब भी हम एलोपैथिक साइंस की बात करते हैं तो हमें सारी की सारी चीज़ें उनके टर्म्स उन्हीं में समझने पड़ते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, इसी ढंग से मर्म चिकित्सा या आयुर्वेद की जो लैंग्वेज है वो संस्कृतनिष्ठ है और उसकी एक पूरी परिभाषा होती है। इसलिए एक आम व्यक्ति को कुछ थोड़े बहुत नाम याद रखने, और ये नाम ऐसे हैं कि जो हमारे संस्कृत के हिंदी के शब्द हैं, इनको यदि आप समझते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत सरल नाम है, और उनसे बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ है। तो अलग अलग क्रॉनिक डिसऑर्डर्स जो कि लोगों को रहते हैं, जब भी आप अलग से थेरेपी के बारे में बात करते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि आप बीमार हैं, इसीलिए शायद आपको इसकी ज़रूरत है। लेकिन हमारे बहुत सारे डेली इश्यूज़ हैं आजकल, क्योंकि लाइफस्टाइल इसी तरह से है हमारा। तो किन किन चीज़ों में मर्म चिकित्सा जो है वो लोगों को हेल्प कर सकती है, छोटे से छोटी, बड़े से बड़े? देखिए, मर्म चिकित्सा का यदि हम स्पेक्ट्रम देखें तो ये पूरी की पूरी एक चिकित्सा पद्धति है, और बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी दूसरी चीज़ों के ये सारी की सारी चीज़ों को ठीक कर सकती है। मैं कुछ विशेष उदाहरण आपको देना चाहूँगा। पहले मैं बड़ी से शुरू करूँगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ये कितनी बड़ी चीज़ें कर सकती है, और क्या क्या चीज़ें, छोटी चीज़ें तो हो ही जाती है। देखिए, जो बड़ा काम कर लेगा वो छोटा तो कर ही लेगा। एक आपने देखा होगा कि एक बीमारी होती है जिसको हम सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। आपने देखे होंगे कि जब भी ये कहा जाता है कि जब 100 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें लगभग 3 से 5 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जन्म के समय या जन्म के तुरंत बाद दिमाग में खून नहीं पहुंचता या ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, और उससे एक जन्मजात विकृति हो जाती है। आपने देखा होगा कि बच्चों के पैर तिरछे होते हैं, एक क्रॉस एक लेग करते हैं, टिपटो एक तरह से वॉक होती है, पंजों पे खड़े होते हैं और गर्दन को नहीं उठा पाते, मुंह से लार गिरती है और कुछ समझ नहीं पाते, और उनकी पूरी जिंदगी एक तरह से दूसरों पर आधारित होती है। तो ऐसा ये लगभग मैं समझता हूँ कि 3 से 5% यदि टोटल पॉपुलेशन का लगाएं तो करोड़ों लोग की संख्या में हमारे देश में सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त लोग हैं, और उनका उपचार किसी चिकित्सा पद्धति में है ही नहीं। किसी भी चिकित्सा पद्धति में, दुनिया की किसी भी चिकित्सा पद्धति में इसका उपचार नहीं, सेरेब्रल पाल्सी का उपचार नहीं है। लेकिन मर्म चिकित्सा के माध्यम से आप उनको इस योग्य कर सकते हैं। थोड़े समय लगता है, देखिए उसमें 4 महीने, 6 महीने, साल भर यदि कुछ समय लगता है, तो जिसका कोई उपचार नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके कोई उपचार नहीं है, उसको यदि थोड़े से प्रयास से, थोड़ी सी मर्म चिकित्सा के माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये पूरी की पूरी विश्व की इन चिकित्सकीय आवश्यकताओं के लिए मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया जो मर्म चिकित्सा के माध्यम से हो सकता है। हम कहते हैं कि 2 minutes ऑफ मर्मा थेरेपी in case of cerebral palsy is equivalent to 25 at least 25 years of dependence on others। ठीक है, कम से कम 25 वर्ष तक बच्चे की आपको माता पिता को सेवा करनी पड़ती है, कम से कम। और 25 वर्ष के बाद माता पिता की भी स्थिति नहीं होती कि वो उसको उठा सकें, बैठा सकें, लैट्रिन करा सकें, खाना खिला सकें, ये पॉसिबल नहीं होता, उसको चला सकें। तो कम से कम आप समझिए कि 2 मिनट यदि हम नियमित रूप से मर्म चिकित्सा करते हैं तो कुछ ही समय के बाद व्यक्ति इस लायक हो जाता है कि वो अपने कुछ कार्यों को कर सके। हम ये नहीं कह रहे कि वो एट पार हो जाएगा जो सामान्य व्यक्ति के, लेकिन वो कम से कम इस लायक हो सकता है कि वो अपने दैनिक कार्यों को कर सके। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मर्म चिकित्सा का पूरी सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए, हमारे देश की आबादी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 140 करोड़ से ज़्यादा है। आज हम विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, और उसमें लगभग 1/3 आबादी जो हमारे बुजुर्गों की है, जो हमारे माता पिता या बुजुर्ग हैं। आपने देखा होगा कि हर बुजुर्ग को घुटनों की तकलीफ होती है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आज हम 24 घंटे सोफे में बैठे, नीचे बैठने का काम नहीं होता, यहाँ तक कि जो स्क्वैटिंग है वो भी नहीं करते। लैट्रिन भी जाते हैं तो हम जो वेस्टर्न स्टाइल में जाते हैं तो घुटने खराब होते हैं, और उसमें प्रतिदिन हम लोग कोई ना कोई एक तरह से कोई दवाई करते हैं, कोई फिजियोथेरेपी करते हैं, कोई ना कोई प्रोसेस करते हैं, लेकिन उसका कोई उपचार नहीं है। और ये कहा जाता है कि हमारे देश में प्रतिवर्ष करोड़ों लोग इसकी चिकित्सा लेते हैं, और लगभग 5 लाख नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जो है एक तरह से हमारे यहाँ सलाह दी जाती है, और इतनी जो सर्जरी हमारे देश में होती है।
आप समझ सकते हैं कि एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो 5 लाख को 5 लाख से गुणा कीजिए तो कितना खर्चा होता है? लगभग 25 खरब रुपए की धनराशि हम सिर्फ इन ऑपरेटिव प्रोसीजर में खर्च कर देते हैं। और एक व्यक्ति जिसकी आमदनी मुश्किल से 50,000 रुपए, उसके माता पिता यदि दोनों के घुटने खराब है, तो क्या वो संभव है कि वो उनका ऑपरेशन करा सकता? नहीं संभव है, पॉसिबल नहीं, किसी हालत में संभव नहीं। ऐसी स्थिति में मर्म चिकित्सा दर्द से भी राहत देती है, इंस्टेंट पेन रिस्पॉन्स भी करती है, और यदि हम कुछ समय तक लगातार करते हैं तो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी पॉजिटिव आती हैं कि एक्सरे में भी आपको लगता है कि हाँ, ये जो एक्सरे का जो हमारा जो स्पेस रिडक्शन था, जॉइंट स्पेस रिडक्शन था, वो कम हुआ, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन कम हुई है और उसकी मोबिलिटी बढ़ी है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक्सरे में दिखाई देती है। ये हम लोग हजारों रोगियों पर ही हम लोगों ने परीक्षण किया और इसके हम लोग साक्ष्य के साथ ही हम लोग इसका कार्य करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, विशेष रूप से हमारी जो एक तरह से बुजुर्ग जनता है, उसके लिए आप एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो पूरे विश्व में हम ये कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन करा सकते हैं करिए, लेकिन जो नहीं करा सकता उनके लिए कम से कम पेन रिडक्शन के लिए और उसको जॉइंट्स जो हैं उनको एक तरह से दोबारा से मोबिलाइज करने के लिए ये मर्म चिकित्सा से बढ़िया कोई साधन नहीं। जी, ये तो बड़े लेवल पर जब आप बीमार हैं या फिर हम किसी बड़ी इलनेस की बात करते हैं तब मर्म चिकित्सा आपकी मदद करती है। बट ऑन अ स्मॉलर स्केल ऑल्सो, अगर आप हर दिन इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी डेली प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ऐसा सुनने में आता है। तो और क्या क्या ऐसे चेंजेस हैं जो कि इंसान देखता है खुद में? देखिए, जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, आज आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति, जो छोटे छोटे बच्चा है, आज बच्चे भी जो 18-20 साल के बच्चे हैं, उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। हमने कभी नहीं सुना कि भाई पहले छोटे बच्चों के गर्दन में कभी दर्द होता था, हाथ फ्रोजन शोल्डर होती थी, उनको कमर में दर्द होती थी, आज तक नहीं सुना, क्योंकि वो लाइफस्टाइल नहीं थी। आज नियमित रूप से बच्चे कोई ना कोई गैजेट्स का यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल इस ढंग से है, तो उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होती है, बड़ा कॉमन है। तो एक छोटा सा मर्म बिंदु है, मैं आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है वो जानना कि यदि हम कमर पर, ये गर्दन पे ऐसे हाथ रखते हैं, आप देख रहे हैं ये मेरा हाथ, ये हमने 90 डिग्री पे रखा है, ये 45 डिग्री पे है। यदि हमने गर्दन पे ये उंगली को देखिए, ये मेरी उंगली को देखेंगे तो ये हमने गर्दन से लगाई है, बीच की उंगली जहाँ पे जाती है वहाँ पर एक बिंदु होता है, एक टेंडर पॉइंट होता है। यदि हम इसको 15-20 बार ऐसे दबाते हैं, दिन भर में 2-3 बार दबाते हैं, तो आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जैसी बीमारी से ठीक हो सकते हैं। तो कितना सरल है कि हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जैसी चीज़ों को, जिसमें कि बहुत दिनों तक फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है, कॉलर बांधना पड़ता है, दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, और अपना एक तरह से इम्प्रूव, जो आपको जो काम करते हैं उसमें एक चेंज करना पड़ता है, ये सारी चीज़ों को आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो फ्रोजन शोल्डर है, कमर का दर्द है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें हाइपरटेंशन, आज देख रहे हैं कि आप जितना शारीरिक बीमारियां, उससे ज़्यादा हमारी मानसिक बीमारियां, और मानसिक बीमारियों के लिए एक ये कहिए कि मानसिक बीमारियों और शारीरिक बीमारियों में एक चीज़ कॉमन होती है जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। छोटे छोटे बच्चों को ब्लड प्रेशर, हमने कभी नहीं सुना कि भाई आज किसी छोटे बच्चों को कभी ब्लड प्रेशर होता होगा। आज 15-20 साल के बच्चे को ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। तो ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के लिए एक बड़ा छोटा सा पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको तल हृदय मर्म कहते हैं, इसको आइडेंटिफाई करने की हम लोगों ने टेक्निक डेवलप की है। मुट्ठी को यदि आप बंद करते हैं तो जहाँ बीच की उंगली हमारे तल का स्पर्श करती है उसको हम तल हृदय कहते हैं। और यदि हम इसको, एक स्पेसिफिक टेक्निक है कि 15 से 18 बार 0.8 सेकंड का स्टिमुलेट, 0.8 सेकंड का मतलब 1 से भी कम, 0.1 से भी मतलब 0.8 का मतलब होता है 1 सेकंड से भी कम, उस स्पीड से, उस टाइम से हम लोग इसको स्टिमुलेट करते हैं। जितनी देर में हमारा दिल धड़कता है, एक धड़कन में जितना समय लगता है उतना स्टिमुलेशन उसको देते हैं, और 15 से 20 बार इसको हम लोग दबाते हैं, छोड़ते हैं, दबाते हैं, छोड़ते हैं, तो ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। और बहुत सारी हमारी जो मानसिक बीमारियां, एंग्जाइटी है, नींद नहीं आना है, हमारे डर लगना है, बहुत सारी एक तरह से फोबिया है, उन सारी बीमारियों को आप, मानसिक बीमारियों को इस तल हृदय मर्म के स्टिमुलेशन से ठीक कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी एक जरूरी चिकित्सा पद्धति कि हर व्यक्ति को इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए, और सेल्फ मर्म चिकित्सा के माध्यम से इसको ठीक कर सकते हैं। सिर का दर्द आजकल कितना, अभी आपने जैसे बताया था कि सिर के दर्द की बात, सिर का दर्द बहुत कॉमन है, और सिर दर्द के बहुत सारे कारण हैं। सिर दर्द के हमारे इंट्राक्रेनियल कॉजेज भी हो सकते हैं, सर्वाइकल भी हो सकता है, पोस्चरल भी हो सकता है, बहुत सारे कारणों की वजह से हमारा सिर दर्द होता है। उसमें हाइपरटेंशन भी है, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ग्लूकोज का लेवल कम होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो उसकी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं पता नहीं कितने हैं, लेकिन उन सभी में यदि हम देखें, एक हमारे गर्दन, ये आंखों के पास एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं अपांग मर्म।
अब यदि आपने देखा होगा कि जब भी हमारा दर्द होता है तो हमारा हाथ अक्सर यहाँ पे जाता है। आप यदि इस पॉइंट को आप दबा लेते हैं 15-20 बार दिन भर में 2-3 बार दबा लेते हैं और यहाँ से कंधे के इस मर्म को, जिसको हमने अंश मर्म कहा, इसको दबा लेते तो दर्द को आप आसानी से ठीक कर सकते हैं, सिर दर्द को। यदि कोई अंदर कोई ना कोई ट्यूमर है या किसी कोई ऐसा कोई इन्फेक्शन है, उसकी वजह से होने वाली बीमारी है तो उसका उपचार करना पड़ेगा। लेकिन सामान्य रूप से किसी और कारणों से यदि ये बीमारी होती है तो आप आसानी से इन मर्म चिकित्सा के माध्यम से ठीक कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं, कमर के दर्द को, कमर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को, लंबर स्पॉन्डिलोसिस को, और जितनी भी ये बीमारियां होती हैं, जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बीमारियां, उनको ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज़ एक अपने में बहुत महत्वपूर्ण है, मोटापा अपने में बहुत महत्वपूर्ण है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। उन सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मर्म बिंदु होता है जिसको हम लोग कहते हैं ये कूरपर मर्म होता है। और इस कोहनी के पास के मर्मों को यदि हम उपचारित करते हैं तो डायबिटीज़ को भी नियंत्रित कर सकते हैं, मोटापे को कम कर सकते हैं, और जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उनको ठीक कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि हिचकी आने की एक बीमारी होती है, और कई बार तो ये देखा जाता है कि कई महीनों तक और दिनों तक हिचकी आती रहती है। अब हिचकी को आप किसी इंजेक्शन से, दवाई से ठीक नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा एक तरह से हिचकी की तकलीफ होती है। उसमें भी आप यदि देखें कि ये जो कूरपर मर्म है, इसको हम लोग कूरपर मर्म कहते हैं, संधि है कूरपर, जिसको एल्बो जॉइंट कहते हैं, उसके दोनों तरफ दो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो टेंडर पॉइंट होते हैं, मीन्स यदि हम उनको दबाते हैं तो बड़ा पेनफुल पॉइंट होते हैं। उनको यदि हम स्टिमुलेट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि मिनटों में या कुछ समय के बाद आप हिचकी जैसी बीमारी को रोक सकते हैं। हाइपर एसिडिटी की तकलीफ है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, और आप देखते हैं कि लाखों लोग ऐसे हैं कि जो नियमित रूप से वो खाली पेटे कैप्सूल लेते हैं। ऐसी स्थिति में भी इन चीज़ों को आप रोक सकते हैं। मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जितनी दवाई हम लोग ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के लिए लेते, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के लिए लेते हैं, उतने में एक किसी छोटे देश की अर्थव्यवस्था, उसकी जीडीपी से ज़्यादा की दवाइयाँ हम सिर्फ डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के लिए लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम कैसे, कितना बड़ा काम इस मर्म चिकित्सा के माध्यम से कर सकते हैं कि यदि हम इसको रेगुलर स्टिमुलेट करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, डायबिटीज़ ठीक रहेगी। और आयुर्वेद के जो भी हमारे सिद्धांत हैं, आयुर्वेद की जो हमारी फूड के लिए हम लोगों को बताया कि खाने की जो हमारी कैसा खाना है, कैसे हमको रहना है, जो आहार विहार है, उसका यदि हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो इसका स्पेक्ट्रम आप समझ सकते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ को, बीमारियों को हम इसके माध्यम से ठीक कर सकते हैं। पेट का दर्द हो, पेट में कोई तकलीफ हो, लेकिन ऐसा नहीं कि जो सर्जिकल लीजन की बात, यदि किसी की पित्त की थैली में कोई पथरी है, कोई लिलिथियसिस है, या रीनल स्टोन है, या कहीं अंदर कोई ट्यूमर है, तो आप मर्म चिकित्सा से कहें कि भाई इससे ठीक कर सकते हो तो नहीं। तो लिमिटेशंस को भी आपको समझना होगा और इसके स्कोप को भी समझना होगा। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हम कैसे मेडिकल साइंस का पूरा सिनेरियो मर्म चिकित्सा के द्वारा चेंज कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो बहुत वैल्यूएबल एडिशंस आपने दी हर एक चीज़ में, और मर्म चिकित्सा का फिजियोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट हो सकता है, मेंटल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है, हर चीज़ के बारे में हमारी बात हुई है। अब फ्यूचर विजन क्या है आपका मर्म चिकित्सा को लेकर? देखिए, आज हम मर्म चिकित्सा को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं, और विश्वविद्यालय के माध्यम से भी हम लोगों ने बहुत सारे यहाँ मेडिकल अफसर्स को ट्रेंड किया, और विभिन्न स्टेट्स के मेडिकल ऑफिसर्स को हम लोगों ने ट्रेन किया। गुजरात में किया, पंजाब में किया, इसी ढंग से हम लोगों ने नेपाल सरकार के मेडिकल ऑफिसर्स को ट्रेन किया। अपने उत्तराखंड के लगभग 90 से अधिक मेडिकल मास्टर ट्रेनर्स हम लोगों ने तैयार किए, और एक नए अभिनव प्रयोग के रूप में हम लोगों ने उत्तराखंड में जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, लगभग 32 एलोपैथिक डॉक्टर्स को, उसमें सीनियर एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं पूरे, सरकारी डॉक्टर्स को हम लोगों ने आयुर्वेद और मर्म चिकित्सा में ट्रेन किया। 6 दिन का उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम विश्वविद्यालय के माध्यम से दिया, जिससे कि हमारे काउंटर पार्ट के लोग जहाँ पर उनकी लिमिटेशंस हैं उसमें वो मर्म चिकित्सा का उपयोग कर सकें, या उन केसेस को मर्म चिकित्सक के पास रेफर कर सकें। तो एक बहुत बड़ा एक तरह का इंटर रिलेशनशिप बनी है, वो एक बहुत बड़ा चेंज ला सकती है पूरे के पूरे मेडिकल साइंस में। इसी ढंग से हम लोगों ने इसको चिकित्सा के साथ जोड़ा है, इसी के साथ शिक्षा के साथ जोड़ा है, इसी के साथ हम लोगों ने इसको योग शिक्षा के साथ जोड़ा। लगभग 12 विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया है। तो देश के 12 विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में है, और जो हमारे भारतवर्ष के जितने भी आयुर्वेद के विश्वविद्यालय हैं उनमें सब में एक तरह से सबको ट्रेन करके वहाँ एक क्लिनिक्स प्रारंभ किए हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय जोधपुर में एक पूरी फैकल्टी 3-4 प्रोफेसर्स को ट्रेन करके वहाँ पे क्लिनिक प्रारंभ किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा में
भी वहाँ क्लिनिक प्रारंभ किए। वहीं काफ़ी टीचर्स भी वहाँ के प्रोफेसर्स को ट्रेंड हैं, वो इस काम को कर रहे हैं, क्लिनिक रन कर रहे हैं। इसी ढंग से NIA जयपुर में भी बहुत सारे लोग ट्रेंड हैं, वहाँ पे भी उसको क्लिनिक प्रारंभ किया गया। और ऐसे देश भर के जितने भी प्रतिष्ठित आयुर्वेद के संस्थान हैं उन सब में आज मर्म चिकित्सा हो रही है। और मैं समझता हूँ कि हमारे उत्तराखंड सरकार में हमारा जो प्रशासन है उन्होंने सब पूरे के पूरे हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सब में मर्म चिकित्सा के क्लिनिक प्रारंभ किया। और एक हम सभी के लिए गर्व की बात है कि उत्तराखंड मर्म चिकित्सा के क्षेत्र में लीड ले रहा है और बहुत सारे हमारे विद्यार्थी इस मर्म चिकित्सा को पूरे देश विदेश में कर रहे हैं और पूरी सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मैं समझता हूँ कि मर्म चिकित्सा सबसे ज़्यादा बेहतरीन चिकित्सा पद्धति है, जिससे कि हम अपने लोगों को जो हमारे पहाड़ में दूर दराज रहते हैं उनको इसकी चिकित्सा से हम लाभान्वित कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी माताओं को कमर में दर्द बहुत होता है, क्योंकि कमर में बोझा लेकर आती हैं, पहाड़ पे चलना होता है, बहुत सारे ऐसे काम करती हैं जिससे कि उनको, और सामान्य रूप से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती और चिकित्सा के लिए जो महंगे हमारी औषधियाँ हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको कर नहीं सकती। तो मर्म चिकित्सा जैसा प्रोसेस है जो एक तरह से पावर ऑफ हम कहते हैं सेल्फ हीलिंग पावर है और टोटली फ्री है, निःशुल्क ही तो है। इसको आपको समझना है, सीखना है और उसको उस प्रोसेस को फॉलो करना। तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया चीज़ ये जो है वो कम से कम उत्तराखंड के लिए सबसे बहुत बड़ी चीज़ है। और इसी ढंग से हम लोग विभिन्न यूरोप के देशों में इसको पाठ्यक्रम को चला रहे हैं। जापान के लगभग 4 या 5 सेंटर्स पे हम लोग हमारे जो एलोपैथिक डॉक्टर्स को हम लोगों ने ट्रेंड किया वो इसको सिखाते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं। और पूरे के पूरे यूरोप के कई देशों में हम लोग इसको सिखा रहे हैं और बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स पूरे देश भर में हमारे जो हैं वो लोग मर्म चिकित्सा का कार्य कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीघ्र ही हम, यदि सरकार इसके प्रयास करती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चिकित्सा पद्धति के रूप में इसको मान्यता मिलेगी और हमारी जो आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति है उसको भी राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता मिलेगी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसको अल्टरनेटिव मेडिसिन कहना ठीक नहीं है। अल्टरनेटिव मेडिसिन का मतलब समझते हैं कि क्या होता है कि यदि कोई चीज़ नहीं है तो उसके जगह पर उसको इस्तेमाल करने की अल्टरनेटिव। तो इसको आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि यदि हमारे घर पर हम लोग रोटी रोज़ खाते हैं, माँ बनाती है या पत्नी बनाती है या बहन बनाती है या हम खुद बनाते हैं, जिस दिन हम रोटी नहीं बना पाते तो उस दिन हम क्या करते हैं, उसे पिज़्ज़ा मंगाते हैं। तो पिज़्ज़ा अल्टरनेटिव हो सकता है, रोटी अल्टरनेटिव नहीं होती। इसी ढंग से आयुर्वेद जो है अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। ये मेन स्ट्रीम की मेडिकल साइंस है, इसको समझना पड़ेगा। हमें अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, एक जनसामान्य को भी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, हमारे नीति निर्धारकों को भी मान्यता बदलनी पड़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी की पूरी जो हमारी मानवता है इस मेडिकल साइंस को स्वीकार करने के लिए तैयार है। और आज आप समझ सकते हैं कि हम एक ग्लोबल विलेज ही तो है। आज मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हर चीज़ पूरे दुनिया में जाती है और आज पूरा विश्व उस चीज़ को स्वीकार करने के लिए तैयार है जो उसके फ़ायदे की चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि मर्म चिकित्सा से अच्छी कोई चीज़, चिकित्सा पद्धति ऐसी नहीं है कि जिसमें कहीं कोई पैसा खर्च नहीं होता, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, किसी ढंग के कोई दुष्परिणाम नहीं होते और किसी ढंग का कोई टाइम टेकिंग नहीं है। ये नॉन इन्वेजिव वे ऑफ हीलिंग है। तो मैं समझता हूँ कि इसको स्वीकार करने के लिए सारी जनता तैयार है, लेकिन इसके लिए विशेष रूप से मीडिया का मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा एक योगदान हो सकता है कि हम अपनी चिकित्सा पद्धति को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पूरे देश में प्रसारित कर सकें। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए हो सकता है। जी, तो रूरल से लेकर नेशनल और फिर इंटरनेशनल लेवल तक आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मर्म चिकित्सा को लोगों तक पहुँचाने के लिए। लास्ट कोई मैसेज आप देना चाहते हैं लोगों को, किस तरह से इनकलकेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में? देखिए, जब भी हम बात करते हैं तो हमें अपनी संस्कृति, अपना देश, अपना विज्ञान, अपना ज्ञान विज्ञान, इस पर कम से कम भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा करने के लिए क्या है कि आपको इसके विषय में जानना भी पड़ेगा। जो भी सूचनाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर स्तर पर मिलती है, हर व्यक्ति अपनी चीज़ों की प्रशंसा करता है, अपनी चीज़ों को बढ़ाता है, अपनी चीज़ों के प्रचार प्रसार के लिए काम करता है। हम कहीं सजग नहीं हैं अपनी चीज़ों के प्रचार प्रसार के लिए। यदि हमको कोई बेनिफिट होता है, यदि हमारी कोई चीज़ है तो हम उसको मुखर होकर कहने में हिचकिचाते हैं। हमें मुखर होकर अपनी चीज़ों का एक तरह से बखान करना चाहिए, बताना चाहिए कि इसके क्या बेनिफिट हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और इससे हम कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो इन सारी चीज़ों को समझती है और उसको पता है कि भाई हमारी जो चीज़ है, लेकिन वो समझ नहीं पाती क्योंकि उसका एक तरह से बेसिस नहीं होता। जब तक वो आयुर्वेद की सिद्धांतों को न समझे, आयुर्वेद के ग्रंथों को न पढ़े और आयुर्वेद की बातों को न जाने तो आप वो उसको समझ नहीं सकती। मेरा सिर्फ यही कहना है कि हम अपनी संस्कृति को, अपने विज्ञान को, अपने ज्ञान को समझें और उस पर गर्व करें कि ये हमारा विज्ञान हजारों साल पुराना है। यदि हम चिकित्सा के जितनी विधाएं हैं उनके इतिहास पर देखें
तो किसी का चिकित्सा का इतिहास 300 साल का है, किसी का 150 साल का है, किसी का 1400 वर्ष का है, यदि हम यूनानी चिकित्सा की बात करें। और यदि हम आयुर्वेद और की भी बात करते हैं तो जो हमें बताया जाता है कि ये 5000 से 10,000 साल पुरानी, लेकिन मर्म चिकित्सा पद्धति विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। और जब से मनुष्य इस शरीर में है, षडंग शरीर का मतलब जब से हमारा हाथ पैर और ये इस रूप में हम हैं, अभी मैं चतुर्भुज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दशानन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पंचमुख की बात नहीं कर रहा, अष्टभुजा की बात नहीं कर रहा हूँ। जब से ये हम हाथ पैर, दो हाथ पैर दो पैर वाले मनुष्य जब से इस शरीर में है, तब से ये सिस्टम इनहेरेंट है इस शरीर में, और उसके माध्यम से हम चिकित्सा करते रहे होंगे। पहले से ये चिकित्सा पद्धति होती रही, लेकिन ये क्योंकि इंस्टेंट फायदा भी करती है और इंस्टेंट फैटल भी है, मतलब यदि गलत ढंग से इसको यूज करेंगे, इस पे चोट लगेगी तो नुकसान हो सकता है, इसलिए इसको चिकित्सा के रूप में नहीं अपनाया गया, बीच में छुपा दिया गया। लेकिन इसके सूत्र हमारे सारे के सारे जो शास्त्र हैं, हमारे जितने भी पुराण हैं, हमारे वेद हैं, हमारी संहिताएं हैं आयुर्वेद की, उनमें मिलता है। हमें उसी से तो मिला। धीमे धीमे हम जब लोग उसको साइंटिफिकली एनालाइज किया, वैलिडेट किया और उसको प्रैक्टिसाइज किया और उसको मल्टीफोल्ड हम लोगों ने देखा, तो लगा कि इसके पीछे पूरी की पूरी एक चिकित्सा पद्धति है। और इसमें हम लोगों ने कई तरह का रिसर्च का कार्य किया है। मैं समझता हूँ कि कई स्तर पर हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, सरकार के साथ भी काम कर रहे हैं, विभिन्न इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रहे हैं, विश्वविद्यालयों के साथ काम कर रहे हैं, और इसको ये समझते हैं कि ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति के रूप में इस्टेब्लिश हो जाए कि जिससे कि हमारा चिकित्सा का जो बोझ है वो भी कम हो और लोग स्वस्थ रह सकें। क्योंकि यदि इसको हम उसका एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी की सारी चिकित्सा की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। अल्मा आटा का डिक्लेरेशन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1978 में किया गया था कि हेल्थ फॉर ऑल, यदि हेल्थ फॉर ऑल करना है तो मर्म चिकित्सा, योग और आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धतियाँ अपने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। यही मेरा सब लोगों को संदेश है कि इन चीज़ों का लोगों को उपयोग करना चाहिए और इन पर एक तरह से विश्वास करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल आइडियाज एंड योर वैल्यूएबल टाइम सर। थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए आप विभाग की वेबसाइट www.uttarakhand.ayurved.co.in पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। साथ के साथ facebook.com/UKDIR आयुर्वेद और ट्विटर के ऊपर UKDIR आयुर्वेद और इंस्टाग्राम पर भी UKDIR आयुर्वेद यानी कि उत्तराखंड डायरेक्टरेट आयुर्वेद पर जाके आप चेक कर सकते हैं। साथ ही किसी भी सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल और आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर भी संपर्क कर सकते हैं।